Hello students, welcome you all in this video of quasi contract, and in this video we will talk in detail about the quasi contract and the obligation of quasi contract. See, the quasi contract is mentioned in this section from 68 to 72 of Indian Contract Act 1872, and this quasi contract is also known as the constructive contract. ये बहुत मज़ेदार एक कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, और इसको समझना भी उतना ही जितना मज़ेदार मैं बोल रहा हूँ उसको समझना भी उतना ही मज़ेदार और आसान है। तो सेक्शन जैसे मैंने बोला 68 टू 72, इट इज़ एक्सप्लेन अंडर दी सेक्शन 68 टू 72। इसका दूसरा नाम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। अब समझने की कोशिश कीजिए कंस्ट्रक्टिव। देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो एक होता है कंस्ट्रक्टेड और एक है कंस्ट्रक्टिव, जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव। तो जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टेड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो कि बन चुका है, विच हैज बीन। आप बोलते हैं ना, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं दिस बिल्डिंग हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय माय फादर 20 years बैक। तो बनाई गई थी, ठीक है। और यहां पर हम जब वर्ड की बात कर रहे हैं वो है कंस्ट्रक्टिव, तो मीनिंग इट इज इन प्रोसेस। अगर आप देखेंगे तो इट इज इन प्रोसेस, बन रही है। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो असल में कॉन्ट्रैक्ट तो हैं लेकिन जो बन रहे हैं, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट हुए नहीं हैं, और ना ही इसमें प्रॉपर और एक्सप्लिसिट ऑफर होता है। और अगर ऑफर नहीं है तो उसका एक्सेप्टेंस कहां से होगा? एंड व्हेन देयर इज नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो एग्रीमेंट कहां से होगा? और अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कहां से होगा? इन डेस्पाइट इट, दीज section from 68 to 72 explains about the constructive contract, which has got another name quasi contract, where no offerer is there, no acceptor is there. However, neither the offerer has given any offer to offeree, nor offeree has accepted, but still these are the contract and these are known as quasi contract. अगर बात करें एक दूसरे हिंदी मीनिंग का, तो क्वेसी का मतलब होता है हाफ, आधा। तो अगर उस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पूरा नहीं हुआ है, आधा है। मतलब आप अगर देखेंगे, लाइक वी हैव सीन दैट ए कॉन्ट्रैक्ट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, that the sum of offer and acceptance is agreement. I have told you many a times in your class, and you people have also told me many times in this class, that sum of offer and acceptance is agreement, and the agreement, an agreement which is enforced by the law, it is the contract. Then but in some cases there is no offer, as I told you. There is no offer, no acceptance, even no consent ad idem, and in fact no intention on part of parties to enter into a contract. But however, they are being considered as a contract, and these are the quasi contract or the constructive contract. असल में इसका एक क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट अपॉन द इक्विटेबल डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। एक क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट अपॉन द इक्विटेबल doctrine of unjust enrichment, which declares that a person shall not be allowed enrich himself unjustly at the expenses of other. What does it mean, unjust enrichment? दोबारा पढ़ लीजिए इसको। अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। देखिए, दो एनरिचमेंट है, एक तो जस्ट हो गया और एक है अनजस्ट। तो जो जस्ट एनरिचमेंट है वो तो अलाउड है, दैट इज लीगल। बट अनजस्ट एनरिचमेंट क्या है? अनड्यू, गलत।
तो अनड्यू अनजस्ट जो कि जस्टिफाई नहीं है। अगर अनजस्ट रिचमेंट हो जाता है, इन एनरिचमेंट को आप मान लीजिए यहां पर बेनिफिट, एडवांटेज, एनरिचमेंट का मतलब आप बेनिफिट मान लीजिए। तो अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, ए के अनजस्ट एनरिचमेंट पर इसके साथ, सॉरी, ए की एक्सपेंस पर और कॉस्ट पर बी अनजस्ट एनरिचमेंट, अनजस्ट बेनिफिट नहीं ले सकता। अब क्योंकि ना तो ए ऑफरर है ना बी ऑफरर है, ना ए ऑफरी है ना बी ऑफरी है, ना ही दोनों लोगों की इंटेंशन थी कोई भी रिलेशनशिप की, ना ही दोनों लोगों की इंटेंशन थी कि वो कोई एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो और उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाए, फिर भी और दे हैव बिकम द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्या है, जैसा इस लाइन का मतलब है अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, एंड आई टोल्ड यू ए क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट अपॉन द इक्विटेबल प्रिंसिपल। ये दोनों पार्टी ऑफरर और ऑफरी को इक्वलिटी देता है, इक्विटेबल प्रिंसिपल पे काम कर सकता है, एंड दैट इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। यू मे दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन 2 marks or maybe in very short answer type, that doctrine of unjust enrichment क्या है, doctrine of unjust enrichment, तो it means it is talking about, you have to write only single line, it declares that a person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expenses of other। अनजस्ट एनरिचमेंट बेनिफिट नहीं ले सकता एक इंसान दूसरे की कॉस्ट पर, दूसरे के खर्च पर। इसके लिए क्या किया है, इसके लिए कुछ ऑब्लिगेशंस बनाए गए हैं, और इन ऑब्लिगेशन के द्वारा कोर्ट ने, हमारे लॉ ने क्या किया है, जो अनजस्ट एनरिच्ड पार्टी है उसको अनजस्ट एनरिच्ड ना बना के जस्ट एनरिच्ड कर दिया है। और मजे की बात है, आप देखिए, ना तो दोनों पार्टी कभी भी मिली, ना ही कभी उनमें कोई कॉन्ट्रैक्ट बना, ना ही उनकी कोई कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन थी, लेकिन क्या हुआ, इन ऑब्लिगेशन की वजह से किसी की कॉस्ट या एक्सपेंसिव पर दूसरी पार्टी मजे ना ले सके, आनंद ना ले सके, गलत ना हो किसी के लिए, कुछ ऑब्लिगेशंस बनाए गए, एंड सच ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड बाय लॉ आर रेफर्ड टू एज ए क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर द इंग्लिश लॉ। देखिए, दोबारा बोलता हूं, सच ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड बाय लॉ आर रेफर्ड टू एज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट under the English law, and certain relations resembling those created by contracts under the Indian law। तो सीधी सी बात है, इंग्लिश लॉ, और आपको तो ये पता ही है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज्यादातर हमारा जो फाउंडेशन है वो इंग्लिश लॉ से है, तो यहां पर जो ऑब्लिगेशंस इस एक्ट में बनाए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्वेसी में, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में बनाए गए हैं, वो क्या है, वो इंग्लिश लॉ प्लस इंडियन लॉ को, इन दोनों के कंटेक्स्ट को देख के ऑब्लिगेशंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्लिगेशन बात करते हैं, इट इज मेंशन इन सेक्शन 68, और 68 का सेक्शन 68 क्या कहता है, बेसिक नेसेसिटी सप्लाई टू ए पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर बेसिक सप्लाई की जाती है किसी इनकॉम्पिटेंट एक पार्टी को, विच इज इनकॉम्पिटेंट टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट नॉट बी द कॉन्ट्रैक्ट। और जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन जब एक मेजर, जैसे कि इनकॉम्पिटेंट कौन लोग होते हैं, इनकॉम्पिटेंट होते हैं इडियट्स, माइनर्स, अक्यूज्ड, इनसेन, मैड, तो ये इन लोगों के साथ आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, पार्टनरशिप एक्ट में भी डिस्कस किया है। तो अब आप देखिए, अगर इन मेजर है, एक मेजर एक माइनर जो कि इनकॉम्पिटेंट है, उसको बेसिक नेसेसरीज जो जीवन जीने के लिए जरूरत है उनकी सप्लाई कर देता है, और माइनर उसको पैसे नहीं देता, बोलता है कि हम लोगों के बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, मैं तो इनकॉम्पिटेंट हूं, एंड ही डिनाइज टू गिव द मनी,
ही डिनाइज टू मेक द पेमेंट टू मेजर। तो इस तरीके से, तो क्योंकि लॉ कहता है माइनर के साथ ये इनकॉम्पिटेंट है टू डू एनी कॉन्ट्रैक्ट, टू डू एन एग्रीमेंट, तो कोई भी उनको बेसिक नेसेसरीज का सप्लाई नहीं करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए, जिससे कि अनजस्ट एनरिचमेंट माइनर ना ले ले मेजर का, क्या प्रोविजन किया गया सेक्शन 68 में कि बेसिक या जो नेसेसरी सप्लाई की जा रही है एक मेजर के द्वारा माइनर को, हु इज इनकॉम्पिटेंट, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इट शुड बी द बेसिक नेसेसरीज। जीवन जीने के लिए वो चीजें जरूरी होनी चाहिए। और पेमेंट क्यों करेगा? ऑल्दो इट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज कवर्ड अंडर द सेक्शन 68 ऑफ द क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट और द कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो अब क्या है, मेजर का अनजस्ट एंड मेजर का की कॉस्ट पर माइनर अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं ले सकता, तो यहां पर माइनर को पेमेंट करना होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि माइनर की स्टेट से इसको पेमेंट किया जाएगा। एज एन इंडिविजुअल माइनर विल नॉट मेक द पेमेंट, द पेमेंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ द माइनर। सेम इज हैपन विद द इडियट केस। अगर कोई इडियट है उसके साथ भी यही होता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कैसे होता है इडियट के साथ। देखिए, अगर नेसेसरीज हैं और कुछ नेसेसरीज को उसकी फैमिली को, इडियट की फैमिली को दिया जाता है, तो इडियट की फैमिली तो डिपेंडेंट तो इडियट पर है ना, और उनको बेसिक नेसेसरीज की चीजें दी जाती हैं, तो इसका पेमेंट भी किससे किया जाएगा? इसका पेमेंट भी इडियट से किया जाएगा। द मेजर विल बी गिवन पेमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इडियट, ऑल्दो इडियट doesn't competent to do the contract, he is incompetent to do the contract, but लेकिन ये क्योंकि बेसिक नेसेसरीज से रिलेटेड चीजें हैं और उसकी फैमिली तो हमेशा ही डिपेंडेंट है इडियट पर, तो मेजर विल बी गिवन, जो भी उसको बेसिक नेसेसरीज देगा उसका पेमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इडियट किया जाएगा। तो आप समझ गए क्या कहना चाह रहा है? सेक्शन 68 कहना चाह रहा है कि जो इनकॉम्पिटेंट पार्टी है, दोज कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन नॉट लीड टू बी ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ बेसिक नेसेसरीज आर सप्लाइड टू देम, देन देयर एस्टेट और प्रॉपर्टी विल बी यूटिलाइज टू मेक द पेमेंट टू द सप्लायर और द मेजर। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक्शन 69 की। सेक्शन 69 क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। सेक्शन 69, पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन और पार्टी। सेक्शन 69 है, ध्यान से सुनिए, दोबारा पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन और पार्टी। अब क्या हुआ, देखिए यहां पर बताया हुआ है, रेड पेन से लिखा है, ए हैज टेकन ए प्रॉपर्टी ऑन लीज एंड स्टार्टेड ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इनकम फ्रॉम दिस यूनिट इज लाइवलीहुड ऑफ ए। ए ने एक प्रॉपर्टी ली लीज पर बी से, ठीक है, ए ने एक प्रॉपर्टी ली लीज पर बी से, और उसमें ए ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो रिवेन्यू आता है या जो उसको इनकम होती है, उससे उसकी यूनिट चलती है, उसके सारे खर्चे चलते हैं, उसके परिवार के, उसके बिजनेस के। अब क्या होता है, कुछ समय बाद पता चलता है ए को कि बी ने जो प्रॉपर्टी बी से ली है लीज पर, उस पर कुछ सरकारी खर्चे हैं, कुछ सरकारी टैक्स है, गवर्नमेंट टैक्सेस आर इम्पोज्ड। बी हैज नॉट पेड दैट द टैक्सेस ऑन दैट प्रॉपर्टी। अब ए का तो बिजनेस चल रहा है, और ए अगर अब अगर इसका पेमेंट नहीं होता है तो ए का तो बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टू रिकवर इट्स टैक्स आफ्टर ऑक्शनिंग दिस। जो टैक्स है ना गवर्नमेंट के, इट वांट्स टू ऑक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ बी। अब बी की प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने के बाद जो पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा, उससे गवर्नमेंट टैक्स की पूर्ति कर लेगी, अपनी रिकवर कर लेगा। लेकिन यहां तो ऐसा करने से ए तो का बिजनेस तो डाउन हो जाएगा, ए का तो बिजनेस विल गो डाउन, इट विल बी क्लोज्ड। देन व्हाट ए डज, ए मेक्स द पेमेंट टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ बी। Then B is who? B is leisure. B is leisure and A is lazy. B property का owner है, he will be the leisure, and A has taken this property on lease, he is known as lazy.
और पेमेंट कर दिया ए ने किसको, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को पेमेंट करने के बाद होता क्या है, ए अपना काम करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद यहां सॉरी उससे पहले सुन लीजिए, ए विल बी द इंटरेस्टेड पार्टी, लीजी विल बी द इंटरेस्टेड पार्टी, और अनजस्ट एंड रिच पार्टी हो गई यहां पर बी, हो गया ना, अनजस्ट एंड रिच पार्टी तो बी हो गई ना, उसने तो मजे ले लिए, बिना कुछ किए हुए अपना किराया भी ले रहा है प्रॉपर्टी पर, और ना टैक्स दिया गवर्नमेंट को, जो टैक्स था वो ए ने अपनी जान बचाने के लिए, अपना बिजनेस बचाने के लिए गवर्नमेंट को दे दिया। तो असल में क्या है, हैंस कोर्ट मेक्स ऑर्डर ऑन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। अब एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना देगा कोर्ट ए और बी के बीच में। ए नाउ हैज राइट टू रिकवर विच वाज पेड बाय हिम फॉर पेइंग टैक्स ऑन प्रॉपर्टी ओब्लिक फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मतलब ए को अब राइट है वो बी से उस टैक्स को रिकवर करे जो कि ए ने गवर्नमेंट को दिया था। तो ये सेक्शन 69 क्या बात करता है, सेक्शन 69 बात करता है जो इंटरेस्टेड पार्टी है, अगर इंटरेस्टेड पार्टी किसी इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि वो लाइवलीहुड है उसकी, उस लाइवलीहुड की वजह से कोई पेमेंट बिहाफ ऑफ लेजर कर देता है गवर्नमेंट को, देन लेजर्स आर कंपेल्ड टू मेक पेमेंट टू ए, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से ए में रिकवर the which payment he has made to government from the B, or lazy will recover this payment from the lessor। तो इंटरेस्टेड पार्टी ये आती है सेक्शन 69 में। आगे बात करते हैं हम सेक्शन आपके 70 की। सेक्शन 70 क्या बोलता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट। तो देखिए बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है, ये वाला सेक्शन 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट विल बी एप्लीकेबल ओनली वेयर दी नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट है, और उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का लागू होता है। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, जो हमारे नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट है, मतलब जहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, लिखा भी है जहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, वो नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट का में ऑब्लिगेशन कैसे होगा, कैसे काम करेगा। सबसे पहले तो समझ लीजिए यहां पर 3 पॉइंट है, इनको बहुत समझना जरूरी है, तभी सेक्शन 70 विल बी एप्लीकेबल। वेरी फर्स्ट थिंग आउट ऑफ दीज 3 इज द थिंग मस्ट हैव बीन डन इन गुड फेथ। पहले तो जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना है जिसके लिए दोनों पार्टी राजी नहीं थे, एग्री नहीं थे, ये गुड फेथ में होना चाहिए, इसके पीछे कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। थिंग मस्ट हैव बीन डन इन दी गुड फेथ। सेकंड, इट मस्ट हैव बीन डन बाय ए पर्सन इंटेंटिंग नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। ग्रेटिट्यूअस एक्ट के लिए नहीं होगा, नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट के लिए होगा। तो जो भी पार्टी है, इट मस्ट हैव बीन डन बाय ए पर्सन इंटेंटिंग टू नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। ग्रेटिट्यूअस एक्ट होगा तो सेक्शन 70 विल नॉट बी एप्लीकेबल। केवल नॉन ग्रेटिट्यूअस मतलब कंसीडरेशन होना चाहिए, ग्रेटिट्यूअस में कंसीडरेशन नहीं होता तो ये वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और थर्ड वन क्या है देख लेते हैं, द पर्सन मस्ट हैव एंजॉय द बेनिफिट ऑफ एक्ट। तो जो एक पार्टी है उसका बेनिफिट एंजॉय कर चुका हो, फॉर हुम द एक्ट इज डन। ए ने बी के लिए कोई एक्ट किया तो बी ने उसको एंजॉय कर लिया। ये सेक्शन 70 कब एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कि पहली चीज ए और बी दो पार्टी हैं, ए ने ये काम बी के गुड फेथ में किया हो। सेकंड, देयर मस्ट हैव बीन डन बाय ए पर्सन इंटेंटिंग टू नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। ए ने जो भी किया वो क्योंकि अनइंटेंशनली किया है, पर वो नॉन ग्रेटिट्यूअस होना चाहिए। अगर दोनों दोस्त हैं, हस्बैंड वाइफ है, कोई रिलेटिव है और ग्रेटिट्यूअस एक्ट है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और थर्ड वन इज व्हाट, ए ने जो बेनिफिट बी को दिए, बी है मस्ट हैव एंजॉयड, तभी सेक्शन 70 एप्लीकेबल होगा। और इसको एक एग्जाम्पल फिर समझ लेते हैं, हुआ क्या देखिए, एग्जाम्पल को देखिए क्या है। बाय मिस्टेकन सम वेंडर सप्लायर, मान लीजिए उसका नाम ए है, हैज सेंड कंसाइनमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी।
बाई मिस्टेकन ए ने क्या किया, एक कंसाइनमेंट भेजना तो सी को था, लेकिन वो किसने, बी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर भेज दिया। और बी और सी का रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट एक है, मीनिंग जो रॉ मटेरियल ए ने बी को भेजा, जो कि उसको ए को सी को भेजना था, वो मटेरियल जो है वो ही जो मटेरियल सी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जिस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, सेम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कर रहा है। तो बी ने क्या किया, उस रॉ मटेरियल को जो ए ने भेजा था उसको यूज कर लिया। अब उसको यूज कर लिया तो देखिए तीनों कंडीशन हमारी जो हमने पिछली स्लाइड में बात की थी सेक्शन 70 की, वो कंपाइल हो गई, वो फुलफिल हो गई। पहले तो गुड फेथ में किया बी ने, गुड फेथ में किया ना कि बी, ए भेजना तो सी को चाहते थे कि सी अपना मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, रॉ मटेरियल भेज रहे हैं। दूसरा, बी, ए ने जो बी को भेजा वो नॉन ग्रेटिट्यूस भेजा है, मतलब ए ने अगर बी को गलती से भेजा, अगर ये सी के पास एक्यूरेट जाता तो सी से ए अपने पेमेंट लेता ना रॉ मटेरियल का। और तीसरा पॉइंट कि बी ने उस रॉ मटेरियल को यूज कर लिया, क्योंकि बी थॉट ऑफ कि भाई ये तो मैंने ही मंगाया था, मेरा ही रॉ मटेरियल है, मेरे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में ये रॉ मटेरियल यूज होता है। तो हमारी जो कंडीशन पिछली स्लाइड पे हमने आपको बताई थी, वो तीनों कंडीशन यहां पर हो गई। तो आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंडीशन पूरी हो गई है, तो सेक्शन 70 विल बी ओके। अब आगे चलते हैं, सॉरी, अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है, ये जो ए ने जो अपना कंसाइनमेंट भेजा था बी को रॉ मटेरियल का, बी कहते हैं साहब मैं तो पैसा देता ही नहीं, क्योंकि ना तो मैं आपसे कभी मिला, ना मैं कोई ऑफरर था, ना ऑफरी थे, ना आप ऑफरर थे, ना मैं ऑफरी था, ना मैंने कभी एक्सेप्ट किया, ना आपने कभी एक्सेप्ट किया। तो इस तरीके से बी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं ले सकते बी के कॉस्ट, बी के एक्सपेंसिव पर। तो यहां पर यह ऑब्लिगेशन लागू होता है, और बी हैव टू पे टू ए फॉर द कंसाइनमेंट फॉर द रॉ मटेरियल विच हैड बीन सेंट बाई ए टू बी। तो ये हमारा हमारा जो है, ये हमारा हो जाता है सेक्शन 70 ऑफ दी क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं अबाउट दी सेक्शन 71। अभी इसमें हमारे बचते हैं सेक्शन 71, देन सेक्शन 72। तो क्योंकि ये वीडियो बड़ा बनता है, इसको आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीक, सॉरी, इन नेक्स्ट वीडियो। till then you hear this video carefully and you will enjoy and you will be able to understand. Thank you so much.